काली लड़की। काली लड़की एक सामाजिक कहानी है जिसमें काली लड़की काजल का जन्म होता है, पालन पोषण होता है, वह बाल युवा वह संधि में पदार्पण करती है। उसके स्वप्न अंगड़ाए लेते हैं। अपने प्रति उपेक्षा और घृणा के वातावरण में वह अपनी बहन गौरी के साथ ही बड़ी होती है। घर भर में पिता को छोड़कर और सब लोग उसके अस्तित्व के प्रति उदासीन है। उसे घर में अचानक आ पड़ने वाला भार मानते हैं। किशोरावस्था से ही उसमें कुंठाएं घर बनाती हैं। अंततः उसका संपूर्ण अस्तित्व उस सबके विरुद्ध भड़क उठता है। वो भविष्य को अपने अनुरूप ढालने को कृत संकल्प होती है और उसमें सफल होती है। काजल की माँ का जैसा व्यवहार है, क्या वैसा व्यवहार वास्तव में एक माँ अपनी सगी बेटी से कर सकती है? एक माँ ऐसा व्यवहार ही नहीं बल्कि इससे बुरा भी कर सकती है। माँ अपनी काली बेटी को अच्छा भोजन भी खाने को नहीं देती क्योंकि उसे भय रहता है कि लड़की बड़ी दिखलाई देगी तो उसका विवाह जल्द करना पड़ेगा। काली लड़की के लिए योग्य वर मिलना मुश्किल होगा। उस अनिवार्य कठिनाई को कुछ वर्षों तक टाल जाने के लिए माँ बेटी को पेट भर खाना नहीं देती। दूध से मुख धुलाती है लेकिन पीने को नहीं देती। यदि कोई अभाव लेकर जन्म लेती है तो माता पिता की सहानुभूति खो बैठती है। उसके स्वाभाविक गुण भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं और उसके भीतर की नारी दबी हुई है, घुटी हुई रह जाती है। वो अनायासी परिवार के अन्य सदस्यों से दबती रहती है। मैं अपनी आँखों के आंसू सुखा चुकी हूँ। सच तो यह है कि आंखों से अविरल जलधार जीवन में 2 या 3 बार से अधिक मैंने कभी बहाई ही नहीं। जब कभी ऐसी परिस्थिति आती, आंसू बहाने की इच्छा होती, तो मैं अपने आंसुओं को चुपके चुपके अंत में ही टपका लेती। मन पर पड़ते खून के आंसू, उनमें घायल आत्मा का लाल रक्त बहता। काली त्वचा होने पर भी रक्त लाल ही रहता है। दया, करुणा तथा सहानुभूति से मुझे चिढ़ है। संसार में कुछ विरोधी संबंधों को छोड़कर कोई किसी से सहानुभूति कर सकता है क्या? मुझे तो ढोंग ही लगता है। मैं अपनी सफाई भी नहीं देना चाहती। त्वचा उज्जवल होने न होने पर भी कत्ते उज्जवल हो सकते हैं, यह जानने की किसे फुर्सत है। मैं जन्म से काली हूँ। माँ गोरी, पिता का गेहुआ रंग, बहन गोरी और मैं काली। मेरी बहन मुझसे 6 वर्ष बड़ी है। वो मेरे साथ खेलती भी नहीं थी। पहली आवाज जो मेरे कानों में पड़ी वह थी कि मैं काली हूँ। सब मुझे काली काली कहकर पुकारते। हमारे घर में एक नौकरानी थी जिसे मेरे जन्म से पूर्व रखा गया था। मेरी माँ को पूर्ण आशा थी कि लड़का होगा। लड़के के पालन पोषण में हाथ बटाने के लिए उन्होंने यह नौकरानी रखी थी। लड़के की आशा में केवल एक लड़की पाकर, वह भी काली, उन पर गाज गिरी होगी, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे बचपन की सब बातें तो याद नहीं और न मैं उस कटु जीवन को अधिक याद करना ही चाहती हूँ। कुछ धुंधली सी स्मृतियाँ भर हैं। एक बात तो बचपन से ही नासूर की तरह मुझे गलाती रही, वह है मैं काली हूँ। आप कहेंगे कि भारत जैसे देश में आधी जनसंख्या काली है। यह तो तर्क की उक्ति है। एक मध्यवर्गीय परिवार में जिसमें सब गोरे हों, एक लड़की का काला होना मानो उसके भाग्यहीन होने का सबसे बड़ा चिन्ह है, अंधेरे भविष्य का प्रतीक है। मेरी माँ शायद मेरा रंग देखकर जड़ हो गई होंगी। उन्होंने उस दुर्भाग्य की छाया को दूर करने के लिए मेरा नाम काजल रख दिया। क्योंकि मैं काली थी, कक्षा में एक नटखट लड़का बोल ही पड़ा, तुम्हारा नाम काजल नहीं कोयल होना चाहिए था। मेरे नन्हे से कोमल हृदय पर चोट किसी चाबुक की मार से कम न लगी। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरा बाल हृदय जैसे एकाएक प्रौढ़ हो गया। स्कूल में वह पहला दिन था, मुझे अपनी माँ की प्रति विरक्ति हो आई। उस समय तो ऐसा लगा था जैसे माँ पर केवल क्रोध आया था, पर वह घृणा थी। मेरे हृदय ने गवाही दे दी कि मेरी गोरी माँ ने मुझसे उपहास किया है।
अपनी नौकरानी ज्योति पर भी क्रोध आया। ज्योति प्रायः मुझे गोद में लेती तो मेरे साधारण सीधे काले केशों को सहलाती जाती और साथ ही मेरा माथा छू कर कहती, काजल बिटिया, किसी दिन राजा की रानी बनेगी। इन भाव भरी बड़ी बड़ी आँखों में कौन अपना भाग्य नहीं खोजना चाहेगा। उस समय यह बात समझ में नहीं आती थी। जरा बड़ी हुई, अपनी काली सूरत आईने में देखने की लालसा बढ़ी तो मैंने जाना कि सचमुच मेरे चेहरे का नक्शा बुरा नहीं। दीदी हमेशा गाढ़े रंग की साड़ियाँ पहनती, माँ भी लगभग वैसा ही पहनती। मुझे हीन समझकर दीदी और माँ की उतरन दे दी जाती, जिन्हें कभी कभी तो मैं ज्योति को दे देती, लेकिन जब विवश होकर मुझे पहनना पड़ता तो मेरा काला रंग घना काला हो उठता। स्कूल में कुछ लड़कियां मुझसे दबती थी। वे सुंदर मुख और शरीर पाकर भी घर से गणित के प्रश्न हल करके न ला सकती थी। उन्हें भूगोल भूल भुलैया लगता और विज्ञान के घंटे में अक्सर उनका समय स्कूल के नल के पास या कॉमन रूम में कटता। ऐसी लड़कियों को सदैव सहायता की आवश्यकता रहती, जो मैं तुरंत देती, इसलिए वे लड़कियां मुझे अपने पास बैठने देती, मुझे कांच की चूड़ियां तथा रिबन उपहार में देती। दीदी हमेशा कहती, जाने तुम्हारी सहेलियां इतनी सुंदर कैसे हैं। इन्हीं लड़कियों में एक लड़की सुंदरी शर्मा का मेरे जीवन के साथ बड़ा महत्वपूर्ण संबंध रहा। मेरी आयु उस समय 14 और 15 के बीच होगी। अक्सर दीदी के ब्याह की बात चलती। वह BA में 2 बार फेल हो चुकी थी। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। वो आईने के सामने खड़ी होकर श्रृंगार करती, माँ के साथ, मोहल्ले की स्त्रियों के साथ गप मारती। ज्योति माँ और जो स्त्री घर पर आई हो उनके साथ बैठकर ताश खेलती। मुझे इन ताश खेलने की गोष्ठियों में कभी किसी ने नहीं बुलाया। घर में कोई चाय पार्टी हो, त्योहारों पर सगे संबंधी जमा हो तो दीदी और माँ मेरी ओर केवल उस समय ध्यान देती जब देखती कि काम काज में हाथ बटाने के लिए किसी की आवश्यकता है। अक्सर ऐसा होता कि मेरे हिस्से का काम भी ज्योति ही निपटा देती। उसके सांवले हाथ, जिन पर ओम और राम गुदा हुआ था, फुर्ती से काम करते। 15 तोले के कड़े घुमा घुमा कर पान से रचे होंठों और पीले मटमैले दांतों से मुस्कुराकर काम निपटा देती और मुझे पढ़ने के लिए भेज देती। उस समय मुझे पता था कि कमरे में मुझे वापस क्यों भेजा जा रहा है। सब जानते थे कि मैं पढ़ने में तेज थी। फिर यूं बार बार पढ़कर इतना अधिक पढ़कर क्या होगा। मैं 10 दिन भी ध्यान दूंगी तो श्रेणी में मेरा प्रथम स्थान तो कहीं गया ही नहीं। माँ को केवल यह चिंता है कि कहीं कोई संबंधी यह न कह दे, अरे गौरी, इस अपनी काली लड़की को कहाँ ब्याहेगी, इसे तो कोई भी न लेगा। हे राम, माता पिता गोरे, बहन गोरी और यह काली। कोई दूसरी फौरन बोल उठती, रमा जी तुमने सूर्य या चंद्र ग्रहण लगते वक्त परहेज नहीं किया होगा, नहीं तो लड़की इतनी काली कैसे होती। ऐसी बातचीत के समय मैंने कई बार छिपकर अपनी माँ के मुख की भावभंगिमा देखी। मेरी माँ मेरे सामने तो केवल एक दीर्घ निश्वास छोड़ इतना ही कहती, जहाँ इसका भाग्य इसे ले जाएगा वहीं ब्याही जाएगी। लड़कियां भी कहीं किसी की कुंवारी रही हैं, किंतु जब मैं ओठ में होती तो मेरी माँ अपने माथे पर हाथ मारकर कहती, इसका भाग्य ही खोटा है, इसने पिछले जन्म में खोटे कर्म किए थे, उनका फल इस जन्म में भोगना ही होगा। हम लोग साधारण स्थिति के आदमी, ऐसी काली लड़की का अगर ब्याह करना होगा तो हमें 10,000 का दहेज देना पड़ेगा। नहीं जानती ये 10,000 कहाँ से आएगा। बहन जब से यह पैदा हुई है, चिंता के मारे मेरा तो भोजन भी आधा रह गया है। कद्दू की बेल से भी जल्दा यह लड़कियां बढ़ती हैं। इतना कहने पर माँ एक बार और माथा पीट लेती। यदि पिताजी वहाँ उपस्थिति होते तो वो फौरन कह देते, लड़की पढ़ने में इतनी तेज है, क्या हुआ यदि जरा सांवली है। हिंदुस्तान में बहुत से आदमी इससे भी काले हैं। माँ का हृदय उतना विशाल नहीं था, वो फौरन उत्तर देती,
किसी द्रविड़ से ही इसका विवाह होगा और कौन इसे ले जाएगा। पिताजी माँ की बात का उत्तर न देकर सदा विषय बदल देते। ऐसे छोटे छोटे कटु वाक्य सुनना तो दिनचर्या के अंग थे। वास्तव में मेरा संघर्ष उस समय आरंभ हुआ जब मेरी बहन गौरी का विवाह हुआ। दूध जैसी श्वेत चिकनी त्वचा वाली, सलीकेदार कपड़े पहनने वाली, बात करने से पहले ही स्वयं अपनी बात पर हंस देने वाली गौरी को राघव देखने आए। उनकी अब तक यह आदत थी कि जिस चीज को वह देखती, वह उसी को ही जाती, मानो वह स्वयं मलिका हूँ और उनके आसपास के सब लोग उनकी प्रजा। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ ऐसा ही भाव रहता, जाने अनजाने उनकी इस भावना के आगे लोग झुक भी जाते। जाने क्यों और कैसे उनका रूप सब लोगों को मोहित कर देता। हाँ, तो जिस दिन राघव बाबू दीदी को देखने आए, मुझे बाहर आने की मनाही कर दी गई थी। माँ नहीं चाहती थी कि मेरी छाया भी राघव देख पाए। उन्हें डर था कि काली साली देखकर कहीं वह यह न समझे कि गौरी उनकी बेटी नहीं, किसी की मांगे की लड़की दिखला दी गई है। मैंने माँ के नियंत्रण के होते हुए भी राघव की एक झलक पा ही ली। कुछ विशेषता नहीं लगी मुझे। गेहुआ रंग, मझोला कद, केवल साधारण। माँ दीदी के लिए ये साधारण सा वर क्यों ढूंढ रही है? उन्हें राघव किस लिए पसंद है? इसमें कौन सी विशेषता है? वो दीदी को पसंद करके चले गए तो मैंने अवसर पाकर ज्योति से पूछा, ज्योति, माँ को यह साधारण सा वर कैसे पसंद आ गया? ज्योति ने कहा, तुम अभी बच्ची हो, काजल, राघव बाबू के पास रुपया है। वो गौरी बिटिया को चांदी में तोल सकते हैं, सोने में मोड़ सकते हैं। इनके पास इतना रुपया कहाँ से आया? काले बाजार से, बिटिया। मेरा मुख लाल हो गया। मैट्रिक में पढ़ती थी, फिर भी मुझे काले बाजार का अर्थ नहीं मालूम था। मैं समझी ज्योति मुझसे व्यंग्य कर रही है। मेरा हृदय चीत्कार कर उठा, परंतु और दिनों की भांति वह भी मौन चीत्कार था। ज्योति के पास उस दिन इतनी फुर्सत कहाँ थी कि अपनी बात का प्रभाव मेरे मुख पर देख सकती। वह छोटा सा उत्तर देकर अपने काम में लग गई। वह रात मेरे लिए भयानक रात थी। बाहर आकाश पर चांद निकला था, तारे भी चमक रहे थे। मार्च का महीना था, सर्दी अधिक थी, खिड़की खुली थी। मैं अपने पलंग पर बैठी स्वयं को धिक्कारती रही। इतनी गई बीती हूँ मैं कि मुझे अपने होने वाले जीजा के सामने नहीं दिया जाने गया। आखिर वह क्या करते? खा जाते। दीदी को न कैसे कर देते। काली मैं हूँ, मेरी छाया भी दीदी पर नहीं पड़ सकती। वह काली कैसे हो जाएंगी? मेरी उस दिन की व्यथा कौन समझ सकता है? जिसने चोट न खाई हो वो पीड़ा क्या जाने। राघव जी इस नाम से उन्हें हमारे घर में पुकारा जाता रहा। उनके चले जाने के बाद माँ और दीदी में बहुत देर तक बातचीत होती रही। दीदी और मैं एक कमरे में सोती थी। 11:30 बजे तक दीदी कमरे में नहीं आई तो मैंने बत्ती बुझा दी। माँ बेटी में सहेलियों का सा व्यवहार है। माँ दीदी से केवल 14 वर्ष बड़ी हैं और मुझसे 20-21 वर्ष। मैं उत्सुकता लिए दीदी की प्रतीक्षा कर रही थी। चाहे सुबह उठकर वह मुझे पहली बात यही सुनाती कि तुम्हारा काला मनहूस मुख में नहीं देखना चाहती। यह कहकर वह अपने गोरे गोरे हाथ देखने लगती। मैं इतनी काली नहीं हूँ कि नीग्रो लगे, परंतु घर के अन्य सदस्यों से तो निस्संदेह मेरा रंग काला था। विवाह दीदी का हो रहा था, धड़कनें मेरी तेज हो रही थी। 12 बजे के लगभग दीदी जब आई तो मैंने छूटते ही पूछा, दीदी, तुम्हें अपना होने वाले दूल्हा पसंद है? दीदी जाने माँ से क्या क्या बातें करके आई थी, तुरंत बोली, इतनी गोरी होने पर तो मुझे यह पति मिला है, यदि तुम्हारी सी काली होती तो क्या होता? मैं ढीठ हो चुकी थी। फिर पूछा, बताओ ना दीदी, तुम्हें पसंद है? दीदी बोली, बहुत बड़ा व्यापार है, लाखों का लेन देन है, 4 मकान हैं, 2 मोटरें हैं।
अब विवाह के बाद मेरे लिए नई मोटर खरीद रहे हैं। मैंने डरते डरते पूछा था, दीदी, ब्याह में दूल्हा की मोटर ही देखी जाती है। हाँ, और क्या उसका सोना और रुपया देखने में भी कोई हर्ज नहीं। मैं इस विवाह के विषय में सोचने लगी, जो रुपया पैसा देखकर रचाया जा रहा था। दीदी के एक एक वाक्य में माँ की युक्तियों की गंध आ रही थी। वैसे भी दीदी और माँ के विचार एक से थे। मैं दीदी की बातों में डूबती इतराती रही। उसके बाद शायद सो गई। कुछ दिन में दीदी का ब्याह हो गया। जाते समय दीदी इतना रोई कि पिताजी की आंखें भी भर आईं। पिताजी को मैंने जीवन में केवल 2 बार ही रोते देखा, एक तो दीदी की विदाई के दिन और दूसरी बार फिर बताऊंगी। मुझे माँ इस योग्य नहीं समझती थी कि मुझसे कुछ पूछे। दीदी का कपड़ा या गहना बनवाते समय मेरी राय की उन्हें कोई अपेक्षा न थी। जिसकी त्वचा काली हो वह क्या जाने की कौन सी साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज फबेगा। माँ खुले हाथों खर्च कर रही थी। बुआ ने टोका, काजल का ब्याह भी तो होगा, उस पर खर्च नहीं करोगी, जो इसी शादी पर सारा धन लुटा रही हो। माँ ने उदास होकर उत्तर दिया था, नहीं जानती, भगवान को क्या मंजूर है। काजल का विवाह होगा तो किसके साथ, कौन इसे अपनाएगा। वाह भाभी, वाह, काजल कुंवारी ही रहेगी। हमारी सत्या बुआ की नंद काजल से भी सांवली है। फिर काजल के नक्श तो बहुत अच्छे हैं, आँख भी सुंदर है। उसके बाद माँ ने जो कहा उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। क्या कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए वैसा कह सकती है। माँ ने कहा, सच पूछो जीजी, मैंने काजल को जी भरकर कभी देखा भी नहीं है। जब भी मैंने उसे देखा, सरसरी नजर से ही देखा। मुझे उसे बहुत अच्छी तरह देखते डर लगता है। अभागिन इतनी काली है, मैं सोचती हूँ किसी देवी का श्राप है, जो ऐसी लड़की मेरी कोख से पैदा हुई। बुआ की आंखों में पानी छलछला आया। दुखी मत हो भाभी, लड़की पढ़ने में बड़ी तेज है, जरूर कुछ न कुछ बन जाएगी। तुम इसे लेडी डॉक्टर बनाओ, डॉक्टरी पढ़ने का उत्साह दो। इस पर माँ ने कहा, जी, एक तो हमारी हैसियत नहीं है कि इसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेजें, दूसरे यह कि डॉक्टर बनकर जिन बच्चों को पैदा करवाएगी वे भी इसके जैसा काला ही होगा। इसके बाद बुआ ने क्या उत्तर दिया, मैं सुनने के लिए नहीं रुकी, छत पर चली गई। मेरे भीतर कुछ टूट गया था। मेरी माँ मेरी बुआ से बात कर रही थी। क्या अपनी जननी भी ऐसी बात कर सकती है। माँ का प्यार मैंने कभी नहीं पाया था, परंतु मैं देखती थी कि माँ का प्यार होता कैसा है, किया कैसे जाता है। मेरी माँ दीदी को तो प्यार करती थी। मैंने कई बार उन्हें दीदी के मुख की ओर वात्सल्य भरी नजर से देखते हुए देखा है। दीदी के रूठने और मचलने पर वह क्या नहीं करती रही। एक बार शहर में एक प्रदर्शनी हो रही थी। दीदी ने उसमें 60 रुपए की एक साड़ी देखी तो उनका मन मचल उठा। 60 रुपए की साड़ी। माँ के पास इतने रुपए नहीं थे कि उस साड़ी को वहीं दिलवा देती। पिताजी छोटे से बैंक के मैनेजर थे, केवल 400 रुपए पाते थे, जिनमें घर का खर्च, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई, रिश्तेदारों के शादी ब्याह, सभी कुछ तो करना पड़ता था। 60 रुपए की साड़ी माँ दीदी को कैसे ले देती। घर आकर दीदी ने खाना नहीं खाया। सहानुभूति जतलाने के लिए नहीं, सचमुच ही प्रेमवश होकर माँ से भी खाना नहीं खाया गया। बहुत रोना धोना हुआ। फिर रात को दीदी माँ के साथ सोई और दूसरे दिन साड़ी खरीद ली गई थी। वही माँ मेरे लिए, अपनी संतान के लिए ऐसे शब्द प्रयोग कर रही हैं। मैं तिलमिला उठी थी। जी चाहता था कि नीचे हलवाई ने जो बड़ी सी कढ़ाई घी की मिठाई तलने के लिए गर्म की है, उसमें कूद पर छलांग लगा दूं। वो जलन शायद इस जलन से कम होगी जो मेरे हृदय को बुरी तरह तड़पा रही है। शायद इस जलन से कम होगी जो मेरे हृदय को बुरी तरह तड़पा रही है।
मैं वैसा नहीं कर सकी। भाग्य में बदा मुझे अभी देखना बाकी था। जब जब मैं माँ के प्यार के अभाव में दहकी होती, तो मुझे पिताजी की याद आ जाती। कितने उदार हैं। दीदी के लिए घड़ी लाए तो मेरे लिए भी माँ ने पूछा, गौरी का तो विवाह है, काजल पर फिजूल खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। पिताजी शांत चित से बोले थे, काजल प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास हुई है। उसे कॉलेज जाना होगा। उसे कॉलेज जाना होगा। कॉलेज में घड़ी की आवश्यकता तो पड़ेगी। माँ चुप रही। इस बात का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे पिताजी से उपहार पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बचपन से ही बड़ी उपेक्षा पाने के कारण मेरा हृदय अत्यधिक कोमल और संवेदनशील हो गया था। ज्योति के कहने पर माँ ने मुझे हल्के रंग की 2 रेशमी साड़ियाँ दिलवा दी, जिन्हें मैं विवाह के अवसर पर पहनूं। मैंने उन्हें विवाह के अवसर पर नहीं पहना था। उस भीड़ भाड़ में किसको चिंता थी कि कोई मेरे कपड़े देखता। किसे गरज थी जो देखता कि मैंने क्या पहना है और क्या नहीं। जब दीदी एक बार ससुराल रहकर घर लौटी तो राघव बाबू को दिखलाने के लिए वो ये न समझे कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, मैंने वह साड़ियाँ पहनी थी। उस घटना की याद कर आज भी टीस होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया, आगे भी आप ऐसा कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।